हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस बुक्स क्या क्या हैं ईएससी और गेट्स के लिए एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईएससी मेंस। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ईएससी मेंस में क्या है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सिविल सर्विसेज में भी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको नेक्स्ट प्रिपरेशन करना है तो अगर कोई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इंजीनियरिंग अगर ऑप्शनल लेता है तो उसके लिए ईएससी मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को ऑप्शनल रखना भी उन्हीं के लिए बेटर होता है अगर आपने पहले से प्रिपरेशन हो। अगर अदरवाइज़ तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा अगर तुम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं आज रेफरेंस बुक से। कि सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि आपका सिलेबस क्या है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा तो आप पढ़ते जाएंगे और सिलेबस नेवर एंडिंग होगा। सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो सिलेबस को कन्फाइन कैसे करें और कैसे कंसाइज कर सकते हैं वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के पता लग जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं कोई भी रेफरेंस बुक हम यूज करते हैं या टॉपर नोट्स यूज करते हैं। जो भी चीज़ें हैं अपना हमेशा कंसाइज रखो, सिलेबस को कन्फाइन रखो। क्या इंक्लूड करना है सिलेबस में, क्या एक्सक्लूड करना है, ये हमें पहले से ही पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो वो पढ़ते जाएंगे लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होगा, ना ही हम बेटर स्कोर कर पाएंगे। ओके, अब रेफरेंस बुक क्या क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रेफरेंस बुक के लिए क्या है कि सबसे पहले तो मैं प्रेफरेंस दूंगा कि किसी भी टॉपर के नोट्स मिल जाते हैं, वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जो शॉप्स होती हैं उनसे मिल जाते हैं इजीली अवेलेबल, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो। ओके, अगर मान लो आपके पास टॉपर नोट्स नहीं ख़रीदना चाहते हो और आपको लगता है कि रेफरेंस बुक ही मुझे यूज करना है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है तभी आप रेफरेंस बुक की तरफ जाना, क्योंकि उनमें सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और उसमें से नोट्स निकालना और कन्फाइन करना और फिर क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होती है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप रेफरेंस बुक यूज कीजिए, क्योंकि उसमें वही है कि रेफरेंस बुक यूज करोगे तो डिटेल्स में सब कुछ चीज़ दी होती है। इजीली आप उसको ग्रैब कर पाओगे, इजीली आपको उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर मान लो आप कोई टॉपर्स नोट्स भी लेते हो या फिर किसी सर के नोट्स लेते हो कहीं से और आपको उसमें से कुछ नहीं समझ आता है, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो यूट्यूब्स वगैरह पे, या फिर आप रेफरेंस बुक में जाके केवल उस टॉपिक को देख सकते हो जिसमें बिल्कुल डिटेल्स में सब कुछ दिया होगा और आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, लाइक चलिए रेफरेंस बुक देख लेते हैं कौन कौन सी यूज़ करनी है हमें। लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए क्या है, मोदी एंड सेठ बुक रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो। लेकिन आई थिंक जितेंद्र सिंह गिल सर से मैं भी पढ़ा हूँ पहले एक बार, तो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं अभी तो वो, और उनके नोट्स हैं जो वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो यू कैन गेट एवरीथिंग, और आई थिंक उसमें से सब कुछ नियरली आ भी जाता है। आई मीन यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, अगर वो नोट्स में से आप गो थ्रू हो जाते हो तो कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ओके, अगर कोई नेग्लिजेंस नहीं करते हो तो। थर्मोडाइनमिक्स के लिए पीके नाग से बेटर कोई बुक है नहीं। कोई भी आपको डाउट आता है तो यू कैन रेफ़र पीके नाग। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स अमरिंदर सर के नोट्स रेफ़र कर सकते हो। अमरिंदर सर मेडी जी की फैकल्टी हैं, उनके सर नोट मतलब रेफ़र कर सकते हो। हीट ट्रांसफ़र के लिए जेपी होलोमन यूज़ कर सकते हैं। आरएससी के लिए ऐसे ही सीपी अरोड़ा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बंसल सर के नोट्स हैं वो बहुत वंडरफुल होते हैं। उन नोट्स में क्या है कि आपको प्रीलिम्स की तो तैयारी होगी ही होगी, प्लस मेंस की भी तैयारी साथ में ही हो जाती है, क्योंकि वो नोट्स इसी तरह से बनवाते हैं स्टार्टिंग से ही कि मेंस प्लस परी दोनों की एक साथ ही तैयारी हो जाए। तो गेट का तो क्वेश्चन ही नहीं होता कि उससे बाहर क्वेश्चन आ जाए। मेरे हिसाब से आरएससी के बेस्ट बंसल सर के नोट्स रहेंगे, वहाँ से कर सकते हो। आईसी इंजन के लिए आप वी गणेशन यूज कर सकते हो। पावर प्लांट अगेन बंसल सर के नोट्स बेस्ट रहेंगे, अदरवाइज़ यू कैन रेफ़र पीके नाग अगर आपको बंसल सर के नोट्स नहीं मिल पाते हैं तो। रिन्यूएबल रिसोर्स का BH खान ऐसा सोर्स है एक जहाँ से क्वेश्चन उससे बाहर आया ही नहीं अभी तक ईएस में। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऑलवेज इसी से आते हैं, BH खान से ही। तो बेटर कि BH खान रेफ़र कर लेना उसमें। लेकिन वही है कि बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं ऐसे जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो उसमें से वो टॉपिक्स निकाल लेना कि जो हमारे सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। नेक्स्ट लिस्ट 2 में देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए मेडी जी की फैकल्टी हैं कृष्णा सर, उनके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मीन्स यहाँ पे मैं मैकेनिक्स भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिक्स छोटा सिलेबस होता है और थोड़ा
छोटा सा सिलेबस है, मतलब ईजी भी होता है, वो ईजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, तो वो कोई मतलब ज़्यादा कोई किसी के भी नोट्स ले सकते हो उसके, मतलब किसी भी शॉप से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर मिल जाते हैं, तो ईजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं वो। और अगर आपको रेफरेंस बुक करनी है तो मैकग्रा-हिल यूज कर सकते हैं, उसमें कंप्लीट डिटेल में दिया होता है सब कुछ। मटेरियल साइंस के विलियम एंड कैलिस्टर डिटेल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्वदेश सर के नोट्स हैं वो बहुत परफेक्ट हैं, बिल्कुल कंसाइज हैं और कन्फाइन भी हैं। आई मीन बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं, यू शुड रेफ़र स्वदेश सर नोट्स। मैं तो यही कहूँगा मटेरियल साइंस में, और उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने नोट्स बनवाए हुए हैं, तो बेटर गो विद स्वदेश सर। थ्योरी ऑफ मशीन एस रतन, बहुत सही बुक है, मैंने देखी भी हुई है, इसमें काफ़ी मतलब क्वेश्चंस अगर इससे लगाते हैं तो बहुत अंडरस्टैंडेबल चीज़ें हो जाती हैं। ओके, अमित कक्कड़ सर के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन उनमें दिक्कत ये आती है कि अगर आपने अमित सर कक्कड़ से नहीं पढ़ा है तो दिक्कत ये आ जाती है कि उनके नोट्स इस तरह से बनवाते हैं वो कि कई बार चीज़ें समझ नहीं आती। हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि जो चीज़ें समझ नहीं आती वो एस रतन से देख लो, बाकी चीज़ें अमित कक्कड़ सर वाले नोट्स से देख सकते हैं। ऐसे डिज़ाइन ऑफ मशीन वी भंडारी रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए देखो बेटर यही होगा कि कोचिंग नोट्स यूज़ कर लें, क्योंकि वरना ये सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है इसका, और एक्चुअल में इतना सिलेबस है नहीं हमारे गेट या ईएससी के लिए, तो बेटर है कि कोई रेफरेंस बुक यूज़ मत करो इसके लिए। या तो सौरभ पांडे सर एमएडी जी की फैकल्टी हैं, उनके नोट्स यूज़ कर सकते हो, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स यूज़ कर सकते हो। नोट्स सभी के अच्छे ही होते हैं, बस तुम्हें ग्रैब करना होता है उन चीज़ों को, ठीक है ना। प्रोडक्शन का तो देखो बुक्स भी बहुत सारी हैं और टीचर भी बहुत सारे हैं जिन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं बहुत अच्छी तरह। जैसे अमिताभ घोष मलिक यूज कर सकते हो, या स्वदेश सिंह सर के नोट्स यूज कर सकते हो। प्रोडक्शन में क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे मशीनिंग हो गई, हमारा मेटल कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, वो सब चीज़ें आती हैं। तो हाँ, यहाँ पे मैंने मंडल सर का मेंशन किया। मंडल सर के नोट्स रेफ़र करने का फ़ायदा ये होता है कि उन्होंने एक ही जगह पे नोट्स बनाए हुए हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। अगर तुम मंडल सर के नोट्स रेफ़र करते हो तो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उसी में से आना होता है। ओके, तो वो गेट की भी प्रिपरेशन होगी तुम्हारी, प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, और मेंस के लिए भी उन्होंने नोट्स दिए हुए हैं, तो मेंस की भी तैयारी वहीं से कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा सबसे बेस्ट मंडल सर, अगर मंडल सर के अवेलेबल रहते हैं, और वो इजीली अवेलेबल भी हैं उनके नोट्स, तुम गूगल भी सर्च कर सकते हो या कहीं से भी मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्वदेश सर के नोट्स ले सकते हो, और थर्ड नंबर पे जाता हूँ मैं रेफरेंस बुक पे, मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। हैंड रिटन नोट्स ले लेना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, क्योंकि वैसे तो सिलेबस इसका भी, वैसे रोबोटिक्स के नोट्स तुम्हें मंडल सर के भी मिल जाएंगे। ओके, हाँ, मैकाट्रॉनिक्स के नोट्स तुम्हें हैंड रिटन कर लेना। बाकी मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स आई विल आल्सो बी कवरिंग दीज सब्जेक्ट्स। ओके, डोंट वरी, मीन्स जितने हो सकेंगे मैं सब्जेक्ट नेक्स्ट प्रिपरेशन तक तुम्हारा कवर करवाने की कोशिश करूँगा। ओके, अब आता है कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। ये था अबाउट द रेफरेंस बुक्स। ओके, कि रेफरेंस बुक कौन कौन सी होनी चाहिए हमारी। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। सिंपल है, मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है जो भी मैंने बताई है अभी, या तो रेफरेंस बुक या नोट्स, जैसे भी तुमने प्रिपेयर कर रखे हैं उनको रिवाइज करना है मेंस के लिए। ओके, मेंस के लिए उनको प्रिपेयर करना है। अब सेकंड चीज़ आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उसके मेंस के वो लगाने हैं तुम्हें। ओके, वो कहीं से भी मिल जाएंगे, या तो किसी के कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सेट ले लेना, या गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थर्ड आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज़ तो किसी भी एग्ज़ाम का मूल मंत्र होता है सक्सेस के लिए। ओके, यही होता है हमारा सब कुछ क्रैक करना, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज़ में क्या है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम तो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मेंस के लिए, तो क्या करो, या तो किसी का कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ले लो और उसको एनालिसिस क्वेश्चन लगाओ, एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करनी है मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियोज़ में। ओके, या फिर तुम अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं ले रहे हो तो सेकंड सॉल्यूशन है जो बहुत ज़बरदस्त है और तुम्हारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें 2023 की तैयारी करनी है। ओके, तो क्या करो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के 2021 और 22 के टेस्ट सीरीज उठा लो, इन मतलब नोट्स की फॉर्म में जो होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टेस्ट सीरीज
प्लस उसके सॉल्यूशंस टेस्ट सीरीज़ के। उससे अंडरस्टैंडेबल ये हो जाता है कि भाई जल्दी समझ आ जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशन साथ में रहता है तो अच्छा रहता है। ओके, ये चीज़ ले ली जब हमने, तो उसके बाद क्या करना है, इसमें क्या होता है ना, टेस्ट सीरीज़ में 9 से 10 के आसपास सब्जेक्ट वाइज दिए होते हैं टेस्ट, और 5 से 6 के पास फुल सिलेबस होते हैं, तो तुम्हें एक्चुअल एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट मिल जाता है। ओके, अब अगर तुम 2 ईयर के ले रहे हो 2021 और 22 के, तो टोटल टेस्ट हो गए तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज नियरली 20 और फुल सिलेबस हो गए 12। तो इसका मतलब तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम्हें आइडिया भी आने लग जाएगा कि क्वेश्चंस में क्या दिया है। पढ़ते पढ़ते तुम्हें ये आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन में पूछेगा क्या ये, अगर तुम इतना कर लेते हो तो। ठीक है, मेंस के लेवल की तैयारी तुम्हारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी अगर ऐसा करते हो तो। क्या करना है कि 9-10 टेस्ट में जब फर्स्ट टाइम लगा रहे होंगे ना, तो उसमें क्या करना है कि जैसे 2 टेस्ट रहेंगे तुम्हारे पास, एक 2021 का, एक 2022 का। ओके, जब 21 वाला लगाओ तो तुम टाइमिंग की फ़िक्र मत करना कि कितने टाइम में मेरे से एक क्वेश्चन हो रहा है उस सब्जेक्ट का। ओके, लेकिन जब वही टेस्ट सीरीज़ 22 की लगा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना है कि भाई विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए आराम से। तुम्हें आइडिया होना चाहिए क्वेश्चनों का कि कितने मिनट में मेरा हो रहा है, क्योंकि मेंस में क्या है कि टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम्हारे पास 3 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब वही है कि देखो, मान लो तुम्हारी तैयारी हो गई फुल, अब आता है क्वेश्चन कि भाई अटैम्प्ट कैसे की जाए क्वेश्चन, क्योंकि क्या है कि कई बार आते हुए भी क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, अब उसमें होते हैं, मेंस में क्या होता है 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो गई है तुम्हारी तैयारी कंप्लीट। ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हें टेस्ट सीरीज़ लगानी है विदाउट टाइम लिमिट। यहाँ पे तुम्हारी टाइम लिमिट रखना कि भाई इतने टाइम में हो ही जाना चाहिए क्वेश्चन, तुम्हें आइडिया आना चाहिए। और फिर फुल सिलेबस में तो टाइम लिमिट रहती है, उसमें तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते। फुल सिलेबस तो ऐसे ही देना है जैसे मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हो। ठीक है, मान लो 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 5 तुम्हारा कंपलसरी होता है। ठीक है, इसमें तो सोचना ही नहीं है कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा। दूसरा बचता है 2 पार्ट में, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 में होता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट 2 में होता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब इन पार्ट में से क्या है कि हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, क्वेश्चन 3, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। 1 और 5 तो तुम्हारा कंपलसरी है ही, तो 3 क्वेश्चन रहते हैं। अब 3 क्वेश्चन को ऐसे सेलेक्ट करना होता है हमें कि एक क्वेश्चन एक पार्ट से होना ही चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल तुमने 2 क्वेश्चन इस पार्ट से कर लिए, ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम्हें इस पार्ट से करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तीनों क्वेश्चन एक ही पार्ट से कर लो। ओके, ये वाली तो इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग हो गई चीज़ें। दूसरी चीज़ है कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा लग जाते हैं जाते ही भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेंस में। ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, पहले 10 to 15 मिनट्स देने हैं केवल क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी है, तो इसको तो देखना ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ, सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करें। कई बार कन्फ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल मान लो 3 पार्ट होते हैं हर क्वेश्चन के, नियरली A, B, C हो गया, और तीसरे क्वेश्चन में फिर A, B और C है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे A आता है कंप्लीट वे से, B भी आता है बिल्कुल अच्छे से, C में क्या डाउटफुल है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो मतलब ये डाउटफुल सा है मेरा। ए में क्या है, थर्ड में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए आता है मेरे को अच्छे से, बी भी डाउटफुल है, सी भी डाउटफुल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मैं, तो मेरे को डाउट आएगा कि मेरे को सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए या थर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए। अब मैं तो डिसाइड नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे कि भाई सेकंड में जाऊँगा तो 2 कर पाऊँगा अच्छी तरह, एक यहाँ पे रहेगा, मतलब तीनों थोड़े थोड़े डाउट में तो रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि देखो यहाँ पे 40 नंबर तो सीधे से आ गए तुम्हारे, इसमें भी स्टेप मार्किंग में कुछ ना कुछ ले आओगे तुम मार्क्स, मतलब भैया 45 to 50 हो गए। यहाँ पे क्या हो सकता है कि 2 पार्ट में डाउटफुल होता है। डाउटफुल में क्या है कि भाई क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी तुम्हारे डाउटफुल में आ गए मतलब 15 नंबर आ गए, 30 और 20 ये हो गए। आई मीन वही है कि 10 नंबर आ गए या फिर कुछ भी हो। आई मीन ये वाले क्या है कि हमेशा तुम्हारे लोअर मार्क्स लेके आएगा। ठीक है ना, तो ऑलवेज गो विद दैट जिसमें ज़्यादा श्योरिटी हो तुम्हारी। ओके, ज़्यादा जिसमें श्योरिटी हो, तो ऐसे ही है, जिसमें ज़्यादा श्योरिटी होती है ज़्यादा नंबर लेके आएंगे। तो जिसमें 2 पार्ट में श्योरिटी हो उसके साथ जाना है, तीसरा पार्ट चाहे बिल्कुल नहीं आता हो। ये क्या है कि टाइम भी सेव करेगा तुम्हारा, टाइम सेव करेगा तो वो टाइम तुम दूसरे में यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है ना,
दूसरे पार्ट्स में, तो बेटर स्कोर करेगा। तुम ऐसा नहीं है कि ऐसा मानना ही ज़रूरी है, तुम जब टेस्ट सीरीज लिख रहे हो ये चीज़ें ट्राई करनी है, ट्राई करके देखना है कि कौन सा फार्मूला अपनाने से, कौन सा तरकीब अपनाने से मैं बेटर स्कोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थी मेंस के लिए, कैसे सिलेबस करना है और कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है, ठीक है ना। और भाई ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो यार शेयर कर दिया करो किसी के साथ, तुम्हारा जो फ्रेंड प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा कि भाई पीएसयूज़ में क्या कुछ रहता है, ठीक है ना, उनका एनवायरनमेंट कैसे होता है। एक्चुअली मेरे मेट्स जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं वो सब डिफरेंट पीएसयू से आए हैं, तो मैं उनका डायरेक्ट इंटरव्यू लेके तुम्हें बताऊंगा कि भाई मतलब एनवायरनमेंट कैसा है डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज़ का। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट इट। थैंक्स गाइज।